नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विनय पर। जैसा कि आपको पता है कि ये तीसरा अध्याय है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न पीवाईक्यू के रूप में पूछे गए हैं उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आप लोग अपने आंसर खुद से कमेंट करें और अपना मूल्यांकन कर सके, जिससे कि आपकी इस परीक्षा हेतु आरओ तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित कुछ विषय और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो समितियों की बात करें तो जैसे संघीय समिति थी, ठीक है, संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में के कुल कितने सदस्य कितने थे? तो कुल 7 सदस्य थे। पूछे कभी कि अध्यक्ष को छोड़ के कितने थे? तो 6 थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये खूब पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। तो प्रारूप समिति तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, कुछ उप समितियों के रूप में भी बनाए गए थे, तो उप समितियों को भी हम लोग आज यहीं पे देख लेते हैं। जैसे उप समितियों में देखें तो जैसे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब सरदार पटेल थे। ठीक है, और कुछ उप समितियाँ इसी समिति के अंदर कुछ उप समिति थी, जैसे मूल अधिकार उप समिति के जेपी कृपलानी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। प्यारे बच्चों, ये इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। तो आगे चौथा वाला देख लेते हैं कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, ठीक है, संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. ठक्कर थे। कौन था? ए.बी. ठक्कर थे। इसी तरह से संघीय समिति से संघीय शक्तियों संबंधित कुछ उप समिति बनाई गई थी। तो संघीय शक्तियों संबंधित उप समिति बनाई गई थी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए कि जैसे प्रांतीय संविधान समिति की बात होती है, ठीक है, जैसे इसको एक चीज़ से लिंक कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रत्येक प्रांतों को एकजुट करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ही इस प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी एक कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, फिर उसके बाद सदन समिति बी पटराबी सीतारमैया थे। ध्वज संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं जेपी कृपलानी, जबकि जेपी कृपलानी ऐसा कुछ भी नहीं था। झंडा समिति 2 बनी थी, एक 1930 में बना था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जब यहाँ पे पूछेगा कि संविधान सभा के टाइम में, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रहेंगी। फिर संविधान सभा के कार्यकाल संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. मावलंकर थे। राज्यों संबंधी समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, ठीक है, देखिए, राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। फिर देखिए, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। अब आप लोगों को यहीं पे हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट समितियां यहीं पे आपको दिखा दे रहे हैं। आप लोग कोशिश करिए कि वही चीज़ें आप लोगों को याद हो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। एक संघीय समिति वाला आप लोग याद कर लीजिए, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित इसको याद कर लीजिए, संचालन समिति याद कर लीजिए, प्रारूप समिति याद कर लीजिए, और ये मौलिक अधिकार संबंधित ये चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग प्रांतीय वाला याद कर लीजिए, कार्य संचालन का याद कर लीजिए, ठीक है, झंडा समिति याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, और ये संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, एक समिति के बारे में खूब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष जो थे कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। और
कुल कितने सदस्य थे, तो कुल की बात पूछ रहा है तो 7 हैं। और वैसे जब अध्यक्ष को छोड़ के पूछे तो आप लोग आंसर करेंगे 6। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उस 7 सदस्यों में कौन कौन शामिल था? अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे ही, और एन गोपाल स्वामी अयंकर, एल गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, ठीक है, ये शामिल थे। और के एम मुंशी एक कांग्रेसी सदस्य थे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, फिर बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतानी की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टाटा कृष्णमाचारी इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा कि 1948 में जब माधव राव तथा डी पी खेतानी की मृत्यु हो जाती है तो टी टी कृष्णमाचारी इस समिति में शामिल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब बी एल मित्र के स्थान पर कौन शामिल हुआ था? एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव। और डी पी खेतानी की जब मृत्यु हुई थी तो टाटा कृष्णमाचारी शामिल हुए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। फिर यहीं पे पूछता है कि तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया था? तो 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं कि कौन इसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं, तो ये चीज़ को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ अपने प्रश्नों की तरफ देखते हैं कि समितियों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सीरीज़ मेरा मुख्य उद्देश्य यही है लाने का कि आप लोग अपने संविधान का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कितनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। और हो सके तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए और भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, अभी आप लोग इसके पहले हम ऊपर ही बता दिए हैं इसके बारे में। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये याद करते चलिएगा कि संघीय संविधान समिति या संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारे संविधान में जो संघीय वर्ड लिया गया है वो आपको याद है कि ये हम कनाडा से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताएं प्रांतों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप के बारे में बताया कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल संख्या कितनी थी? टोटल 7। अध्यक्ष को छोड़ के जब पूछे तो कितना? 6। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा और अपना मूल्यांकन करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसका मिलान करिए, ठीक है। अब इसको देखिए, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के। ऐसे क्वेश्चनों को करते टाइम आप लोग एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि पहले जो आप लोगों को पता हो उसको मिला लीजिए। जैसे संघ शक्ति समिति का अभी हम इसके पहले ही आपको बताएं, कुछ समय पहले ही। तो संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष को कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर हो गए, ठीक है। और मूल अधिकार से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन हो गए? मूल अधिकारों के से संबंधित तो पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? जैसे देखिए, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ समिति नेहरू जी, कार्य संचालन समिति सरदार पटेल थे, और मूल अधिकार से संबंधित मूल अधिकार से संबंधित पटेल जी थे। कार्य संचालन से संबंधित के एम मुंशी थे। तो इसमें होना क्या क्या चाहिए? पहले का 4, ठीक है, दूसरे का 3,
तीसरे का 2, चौथे का 1, तो 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, 4 3 2 1, इसका आंसर 4 3 2 1। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है तो कौन होंगे? सरदार पटेल होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य यहाँ पे अन्य पूछा है, कुल नहीं पूछा है। कुल पूछता तो 7 होता, लेकिन इसमें अन्य पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 8वां प्रश्न कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से हैं? जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे। उसमें पूछा है कि उनके अलावा और इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो N गोपाल स्वामी ये शामिल थे। ठीक है, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे। ठीक है, और लादी कृष्ण स्वामी शामिल थे। सरदार पटेल जी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसमें जैसे देखिए भीमराव अंबेडकर शामिल थे, N गोपाल स्वामी अय्यर शामिल थे, कृष्णा स्वामी अय्यर इसमें शामिल थे, KM मुंशी शामिल थे, और मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र एवं DP खेतानी इसमें शामिल थे। और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी तो बाद में 2 लोग इसमें और शामिल किए गए थे। ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हीं के स्थान पे अन्य लोगों को शामिल किया गया था। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 नहीं, 1 3 और 4, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, ये सदस्य नहीं थे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ कुछ गलती हो रहा है क्या? देखिए इसमें पूछा है क्या कि प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति में न तो जवाहरलाल नेहरू थे न तो सरदार पटेल थे, इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी और N गोपाल स्वामी हो जाएगा। तो 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन में C है। हाँ C, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन का हो जाएगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इससे संबंधित व्याख्या ऊपर था ही, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर पूछा है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य की बात कर रहा है, जब भी अन्य पूछे तो आप 6 कहेंगे, जब कुल पूछे तो 7 हो जाएगा। तो लेकिन इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, इसका B नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे तो कौन कौन था? आपके N गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, इसका राइट आंसर C। ठीक है, फिर संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखो इसमें पूछा क्या है कि पांडुलेखन समिति उस प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? KM मुंशी थे कि नहीं थे? आप बताइए, अभी पढ़ाए थे इसके पहले, तो थे इसमें शामिल। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला थे, हाँ शामिल थे। AK अय्यर थे, शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू का इसमें कोई रोल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का गठन कब किया?
तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, देखिए इतिहास में दो झंडा समितियों का वर्णन की मिलता है। ठीक है, इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। एक तो 1931 में कांग्रेस में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित होता है 1947 में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए समितियों से संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा। नहीं भी जो नहीं किसी लोगों का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसको याद करिए, लिखकर उसको अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में समय कम बचा है। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार? बताइए। उद्देशिका का उद्देशिका मतलब यही प्रस्तावना की बात कर रहा है। उद्देशिका का मतलब यहाँ क्या है? प्रस्तावना से संबंधित पूछ रहा है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है हमारा? तो प्रस्तावना यूएस यानी अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी अगर पूछे तो प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जो उसकी लैंग्वेज है यानी उसकी जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, तो सर्वोच्चता की बात किया है तो राजनीति व्यवस्था में तो संविधान ही सर्वोच्च है। अगर यहाँ पे जनता रहता तो जनता हो जाता। ठीक है, जनता रहता तो जनता हो जाता, लेकिन यहाँ पे संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, पहले नंबर पे जनता है, फिर उसके बाद संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से बच्चों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये जुडिशियरी सिस्टम याद रखिएगा कि वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए फिर न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से किया गया है? तो वो ठीक है, भारत और यूएसए दोनों जगह किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? भारत और यूएसए दोनों जगह किया गया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि मतलब भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? एक ही नागरिकता भारत में एक है, लेकिन अमेरिका में दो नागरिकता दी जाती हैं। संविधान की तीनों अनुसूचियों की बात कही गई, इसमें ये भी नहीं होगा। न्यायपालिका की द्वैतता तो नहीं है, एकीकरण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो संविधान से संबंधित निर्वचन होंगे यानी जो भी उसमें संशोधन या प्रक्रिया कुछ भी उसका पुनर्विचार किया जाएगा तो वो संविधान के निर्वचन के उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की उपस्थिति की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस चीज़ के बाद छठे प्रश्न को ध्यान से देखिए। छठा प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की संचालन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संचालन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। जैसे आपको अभी इसके पहले ही बताया कि संघीय वर्ड, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। तो वही पूछ रहा है कि ये किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो संघवाद की बात करें, जहाँ संघवाद आ जाए आप कनाडा तुरंत आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट में करते रहिए और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की संकल्पना की बात कर रहा है तो राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से प्राप्त किया गया है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत गलत होता है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त कहाँ से किया गया है?
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। कहाँ की देन है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया की देन। ऐसी समवर्ती सूची क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब कभी भी दोनों में विरोधाभास होगा तो केंद्र ही सर्वोपरि होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये संघीय संविधान के लक्षण हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और समवर्ती सूची को किस अनुसूची में शामिल किए गए? तो 7वीं अनुसूची में शामिल किए गए। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है कहाँ से? संघीय सूची की संकल्पना कहाँ से उद्धत की है? तो ये अभी आप लोगों ने आंसर दिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है प्यारे बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। देख रहे हैं लगातार 3-3 4-4 बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि PYQ का आप लोग विशेष अध्ययन करें ताकि आपके एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में रिपीट मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए, और ताकि इसीलिए ये सीरीज़ चालू की गई है कि आप लोग PYQ पे अच्छी पकड़ बना सके। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? ये बताइए, आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो DPSP की बात कर रहा है तो DPSP को कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से हम लोग इसको अपनाए हैं। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है। और DPSP कितने आर्टिकल से कितने तक है? तो 31 से 36 है। 31 से 36 ये चीज़ भी याद रखिए। अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण पर योगदान है? तो ये अभी आप लोग देखा आयरलैंड का संविधान। देखिए क्वेश्चन वही है, बस इसको इस लैंग्वेज को फंसाने की कोशिश किया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग कीवर्ड को जरूर पकड़ते रहिएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नांकित उदाहरण में से प्रभावित हैं। ठीक है, तो किससे प्रभावित थे? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण में से किससे प्रभावित थे? आंसर कमेंट करिए। तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए सूची मिलाने के लिए आ गया। ठीक है, सूची मिलाने के लिए आ गया तो आप लोगों के लिए छोटा कर देते हैं इसको, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। अब पूछा है कि कौन सी चीज़ें किस देश से अपनाई गई हैं भारत के संविधान में। तो अभी इसमें आप क्या करेंगे? अभी आपको मैंने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा चुके हैं और राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा चुके हैं। दोनों को पहले मिलान करिए। ठीक है, दोनों को पहले मिलान करिए। ठीक, दोनों को जब आप पहले मिलान करेंगे तो देखेंगे कि आपात उपबंध की बात किया है तो आपात उपबंध तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, फिर राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कनाडा से। राज्य के नीति निर्देशक आपात उपबंध ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का प्यारे बच्चों? जर्मनी का। ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, DPSP को कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, मिल गया। ठीक है, फिर मूल अधिकार को देख लेते हैं। तो मूल अधिकार तो आपको पता है कि USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? UK से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो कहाँ है? 2 1 4 3 C नंबर में है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद करिए। ठीक है, फिर देखते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, देखते हैं कि 17वां प्रश्न क्या कह रहा है।
17वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ताकि आपके पास ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहें। ठीक है, आंसर कमेंट करिए इस चीज़ का, 17वें प्रश्न का क्या होगा। ठीक है, देखिए चलिए मिलान कर लेते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका मिलान करेंगे तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्या पूछा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डीपीएसपी वहीं से लिया गया है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र की कहाँ से ली गई हैं? ये कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से? कनाडा से ली गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गलत है, क्योंकि इसका यहाँ पे होना चाहिए था कनाडा। ठीक है, समवर्ती सूची हम इस चीज़ को समझ लिए, तो समवर्ती सूची आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर पूछा है, मिलान करने के लिए ही पूछा है, तो इस चीज़ का आप लोग मिलान कर लेते हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है बता दीजिए। ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन की देन है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करें, ठीक है, कनाडा का संविधान से इसको लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ठीक है, ये आप राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर मिलान करने के लिए दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से मिलान करिए। ठीक, इसका मिलान अच्छे से करिए। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। ठीक है, इसका मिलान कर लेते हैं। तो आपका क्या होगा बताइए। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन आप बता सकते हैं कि विधि का शासन पूछे तो वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये आपके जापान से लिया गया है। फिर उसके बाद पूछे आपका राष्ट्रपति के विचारा राज्यपाल का विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर मिलान करने के लिए दिया है, तो मिलान करने वाले प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखा करिए, क्योंकि मिलान करते टाइम थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए 20वें प्रश्न का आंसर दीजिए। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार तो आपको पता ही है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची तो आप जान ही रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में ही अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया? ये तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आप लोग जान रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये रूस यानी रसिया से ही लिया गया, जिसका पूर्व में 1992 से पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ के संविधान से इसको अपनाया गया है। इस चीज़ का याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य कहाँ है, किस भाग में है? तो भाग पूछे तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो भाग हो जाएगा 4 का क, 4 का क। और आर्टिकल पूछे तो 51 क। ठीक है, कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत कथन दिया है
कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, कारण दिया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, इसी कारण लंबा हो गया है। तो इस कारण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस कारण नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। व्याख्या करने का देखिए कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। जो कारण दिया रहता है, कारण से कथन का व्याख्या हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का कथन क्या है, लंबा हो गया है। ठीक है, भारतीय संविधान लंबा हो गया है, लेकिन लंबा होने के केवल यही एक रीज़न तो है नहीं कि नहीं हम मौलिक अधिकारों के अध्याय में इतने बड़े आर्टिकल को शामिल कर लिए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक शामिल कर लिए हैं, तो इससे ये लंबा नहीं हुआ है। ये पूरे के पूरे संविधान में देखेंगे तो अनेक चीज़ों को जो हम लोग अपनाए हैं अनेक देशों के संविधान से, इस वजह से लंबा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर पूछा है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, मूल अधिकारों की बात कर रहा है तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। 24वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, भारतीय मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकारों का विचार आपको पता है कि मूल अधिकार हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा को आप जान रहे हैं कि यूएस के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है अमेरिकी संविधान से हुआ है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक जिसका मात्र 7 अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। भारत में जबकि विश्व का सबसे बड़ा है, और आर्टिकल कितने हैं, 395। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान सबसे छोटा संविधान भी है, ये याद रखिएगा। बड़ा छोटा याद रखिएगा। बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा आपका भारत का संविधान है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा अमेरिकी संविधान है। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को देख लेते हैं। देखिए भागों की संख्या टोटल कितनी है, 22 भाग हैं। कितने, 22 भाग हैं। कुछ लोग वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग बताते हैं, लेकिन जब वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितने भाग हैं तब 22 कहिएगा, लेकिन एक्चुअल में कितने भाग हैं, एक्चुअल में 22 भाग ही हैं, लेकिन कुछ उप क्लॉज वगैरह जोड़ के उसको बताया गया है कि 25 भाग हैं। ठीक है, जैसे 4 का क ऐसे जोड़ के उन चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो ऐसे जाके आपका 25 भाग के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि भागों में कौन कौन सा है, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को भी देख लिया जाए यहीं पे। चलिए देखते हैं। पहले में क्या पूछा है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरे में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, और नागरिकता क्या है, 5 से लेके आपका 11 तक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। फिर मौलिक अधिकार कितना है, 12 से लेके 36 तक है। ठीक है, फिर आपका डीपीएसपी कितना है, डीपीएसपी जान रहे हैं कि 37 से लेके 51 तक है। ठीक है, और 4 का 51 क में है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि फिर मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो 4 क में हो जाएगा। 4 में क्या है, डीपीएसपी है। 5 में क्या है, संघ है। 6 में क्या है, राज्य है। 7 में क्या है, निश्चित है। 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ये भागों की पूरी बात हो रही है। तो एक बार और आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ है। 6 में क्या है, राज्य है। 7 में क्या है, 7 को अब हटा दिया गया है। 8वां क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखते हैं आप भाग नंबर 9 में क्या है। भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायत। भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायतों की बात कही गई है। 9 क में क्या है, ठीक है, 9 क में नगर पालिका है। 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं। 11 में क्या है, संघ एवं उसके राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई है। 12 में क्या है, वित्त संपत्ति
संविदा और वाद की बात कही गई है, वित्त संपत्ति और संविदा और वाद की बात कही गई है। 13 में क्या कहा गया है? 13 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है। फिर 14 में क्या कहा गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है। और 14 क में क्या है? अधिकरण। 15 में क्या है? निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका और पंचायत, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात कही गई है। फिर भाषा की बात कही गई, राजभाषा किस में है? तो राजभाषा 17 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपात उपबंध की बात किस में कहा गया है? तो आपात उपबंध 18 में कहा गया है। प्रकरण किस में है? तो 19 में है। फिर ये संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की बात 20 में कही गई है। और 21 में क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में क्या है? 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठीकृत पाठ और निरसन। ठीक है, इसकी बात कही गई है। तो पूरे संविधान को आप जब पढ़ेंगे ना, तो जब तक आप 22वें भाग पे पहुँचेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये भारत का ही संविधान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो प्रस्तावना में हालांकि उल्लेख है कि हम भारत के लोग, ठीक है, तो प्रस्तावना अलग चीज़ है। ठीक है। और संविधान, उसी संविधान का जो संक्षिप्त वर्णन किया गया वो प्रस्तावना है। लेकिन अगर मूल संविधान को जब पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहीं भी कि नहीं ये भारत के संविधान की ही बात हो रही है, जब तक आप 22वां भाग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर। चलिए, इससे भाग से संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता है टोटल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 भागों की संख्या है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। वर्तमान की दृष्टि से आपको पता ही है कि 25 है। फिर भाग मिलाने के लिए दिया है, तो चलिए मिला लेते हैं। नागरिकता किस में है? ठीक है, 2 में है, तो ये सही है। पूछा है कौन सा? सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार किस में है? 3 है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य कितने में है? 4 के क में है। ठीक है, 4 क में है। ठीक है, 4 क में है। ये कितना दिया हुआ है? ये 4 का ऐसे नहीं लिखा जाता है, 4 का IV होता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझते रहिएगा। ठीक। और राज्य कहाँ है, यानी DPSP की बात कर रहा है, तो संविधान का भाग 4 में है। ये चीज़ें क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतों का वर्णन किस में है? भाग कितने में है बताइए? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 4 में की गई है। ठीक है, भाग 4 में की गई है। किस में? एक मिनट, ये याद रखिएगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में कौन सा भाग है जिसमें इसके बारे में कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 में कहा गया है। कितने में कहा गया है? भाग 11 में कहा गया है। ये चीज़ें हो गई। आपका 5वां प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए दिया है। 5वें प्रश्न का मिलान कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लीजिए, हम आपको इसका, हाँ ठीक है, चलिए आप लोग इसको मिलान करिए। ठीक, 5वें प्रश्न का मिलान करिए। तो उपाधियों का अंत किस में है? मूल अधिकार में इसका वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत का। ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कहाँ की गई है? ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, 1 में कही गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें? नहीं, 1 मिनट। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक को के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चौदह में कहा गया है इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है, तो ये भाग 1 मतलब कहा गया जिसमें संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस चीज़ को अगर ना समझ में आया हो तो एक बार ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है, गलत। तीसरे भाग में नागरिकता है, गलत, क्योंकि तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, दूसरे भाग में नागरिकता है। संविधान का भाग 4 क मौलिक कर्तव्य है, ये सही है आपका। 4 क में ही मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। 5वें भाग में राज्य के नीति सिद्धांत की बात कही गई है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात कर रहा है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? नागरिकता भाग 2 में का है, तो ये है। संघ राज्य क्षेत्र कितने में है? तो संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, तो संघ राज्य क्षेत्र इसमें तो नहीं है। ठीक है, नगर पालिका 9 के ए में 9 क में है। ठीक है। निर्वाचन आपका 15 में है। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संघ राज्य क्षेत्र की बात। ठीक है, संघ राज्य जो क्षेत्र हैं वो 8वें में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8 में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। और जो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 7वां जो भाग था उसको समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 नंबर का जो भाग था, 7 नंबर का जो भाग है उसको कब निरस्त किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। चलिए 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न भी मिलान करना है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और मिलान करिए। ठीक है, 8वें प्रश्न का मिलान करिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग कौन किससे संबंधित है वो देखना है। ठीक है, तो भाग 4 भाग 9, हाँ भाग 9 पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4 का क मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 9 क नगर पालिका। तो ये हो गया आपका मिलान। तो पहले का क्या है? 3 है, दूसरे का क्या है? 2 है, 3 2 4 3 3 1 4 2 3 1 4 2, इसका राइट आंसर ए नंबर। राइट आंसर ए नंबर, इसका मिलान किया हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायतों का उल्लेख 9 में किया गया है। ठीक है, 9 में किया गया। नगर पालिकाओं का उल्लेख 9 क में किया गया है, ये भी ठीक है। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 ख में किया गया है, ये भी सही है। अधिकरण का जो है भाग 10 में नहीं, 14 के क में है अधिकरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी, क्योंकि ये 14 क में है। ठीक है, पूछा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज है तो 9 में दिया गया है। कितने में? पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो पंचायती राज संबंधित व्यवस्थाओं का प्रावधान किस में किया गया है? तो आपका 9 में किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये 9 में किए गए हैं। कितने में? 9 में किए गए हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है। ठीक है, फिर आगे की तरफ देखते हैं। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 6-7 प्रश्न और हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे से आप लोगों को आर्टिकल से शुरुआत होगी। अगला वीडियो जो होगा आर्टिकल से संबंधित आएगा। ठीक है, 12 देखिए। 12 क्या है? मौलिक अधिकार पूछा है कि मौलिक अधिकार कहाँ है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है, तो ये हो गया। फिर मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है, 4 क हो गया। ठीक है, 4 क में हो गया। फिर पूछा है कि संघ की बात किया गया है, तो भाग
4 में हो गया संघ, भाग 5, हाँ संघ 5 में है, भाग 5 में हो गया। आपात उपबंध की बात किया गया है तो आपात उपबंध 18 आपको पता ही है, तो 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं कौन से भाग में क्या है, ठीक है। फिर आगे चलिए देखते हैं, मूल कर्तव्य की बात किया गया है। मूल कर्तव्य 4 क में है, ठीक है, आपको पता ही है कि 4 क में है। राज्यों की बात किया गया है, ठीक है, राज्यों की बात किया गया है, ठीक। तो राज्यों की बात किया गया है तो भाग आपका राज्य पता ही है कि 6 में है, ठीक है। भारत का महान न्यायवादी का बात किया गया है भाग 8 में, नहीं, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात किया गया है, तो 8 नंबर गलत है, ठीक है। और भारत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं इसकी बात 14 में किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 की बात कर रहा है, आप लोग बताइए। तो भाग 16 में क्या किया गया? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई है। क्या किया गया है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर संविधान में जो अनुच्छेद हैं, अगला वीडियो इससे संबंधित बनाया जाएगा। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसे ही महत्वपूर्ण विशेष जानकारी संबंधित आपको चीज़ें पता चलती रहें बराबर, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।